हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक दिन लेट हैं बिकॉज मेरे थ्रोट इन्फेक्शन के कारण मैं बोल नहीं पा रहा था, तो आपको करंट अफेयर करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जो है वो एक दिन का वेट लिया गया, और अभी से आप जो है वो 5 और 6 दोनों ही वीडियोस जो है वो आप देख लोगे। अभी हम 5 का करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप साथ ही साथ जो है वो 6 का भी देख सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही दो बेस्ट इमेजेस आपको दिख रहे हैं, जिसमें हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 14 to 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके उतना शेयर करें। और यार, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप यहां पे देख सकते हो, हम पहले बात करेंगे अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में कि किस तरह से आप अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स को बाय कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। लेकिन दोस्तों, मेथड एक ही है बाय करने का। अगर आप 2021 का सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसका एक सिंपल सा मेथड है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। याद रखना है, अफेयर्स क्लाउड नाम नहीं है, नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। और गाइस, एक चीज और याद रखनी है कि ये सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए और 2 साल के लिए अवेलेबल है। मतलब आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप 1 साल की बाय कर सकते हैं या 2 साल की बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2020 का ही प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, affairscloud.com। तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे 2020 का प्लान मिल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 2020 का एग्जाम जो है वो बहुत ही जो करंट अफेयर्स होंगे वो बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप वो भी बाय कर सकते हैं, उसका भी प्राइस बहुत नॉमिनल है। तो जितने भी करंट अफेयर्स आप लोगे सबके प्राइस बहुत नॉमिनल है। हम आपको करंट अफेयर्स के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप देख सकते हो। यहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स में आपको दो तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे। पहली पीडीएफ में आपको डिटेल करंट अफेयर उस पर्टिकुलर दिन का हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरे में आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वो करंट अफेयर्स मिलेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास वीकली पीडीएफ सेक्शन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वीक वाइज करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों वीकली टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि कितना करंट अफेयर हमें याद रहता है और कितने और करने की जरूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको एक नहीं बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें हम आपको पूरे महीने के थ्रेटिकल करंट अफेयर्स मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। फिर आप उसको रिवाइज करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए दूसरी पीडीएफ का यूज करोगे, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ है। मतलब जो थ्रेटिकल करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास पॉकेट पीडीएफ, जो कि नाम से पता लग रहा है कि करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, जो कि उन बच्चों के लिए खास तैयार की जाती है जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम को पढ़ना चाहते हैं, किसी तरह से बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर अपना हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स उसी महीने के आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिए जाते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिलेंगी। हर महीने हम इसी तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन से आप इन चीजों को असेस कर सकते हो। एप्लीकेशन से आपको फाइल को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप उसको ईमेल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप उसको अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज, ये बहुत ही कम कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस कॉस्ट के ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कोड यूज करेंगे आप यूज करेंगे ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी 2021 का करंट अफेयर। लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट है कि यार, सारे बच्चों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका, क्योंकि आप ही की सपोर्ट के कारण जो है वो हम यहां तक पहुंचे हैं, और इसी सपोर्ट से हम और आगे जो है वो बढ़ना चाहेंगे, ताकि आपके लिए और भी चीजें जो है वो लेके आ सकें। और यार, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, जो कि कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको हिंट देना चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि वो हैं हमारे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के जो बेटे हैं वो बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। और आंसर यहां से दिख रहा है, होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे जय शाह। तो याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90%, मतलब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसमें 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल जय शाह। तो आप यहां पे देख सकते हैं जय शाह, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, और काफी रिजेंबलेंस आप देखोगे अमित शाह जी के बेटे हैं। टेक ओवर एज एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट। तो आप यहां पे देख सकते हैं जय शाह, जो कि सिर्फ 32 साल के हैं, 32 ईयर्स ओल्ड, इज द यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल।
और वो किसको सक्सीड करेंगे आगे, वो सक्सीड करेंगे नजमुल हसन पैपॉन। तो आप याद रख सकते हैं, सिर्फ एक नाम याद कर लें, चाहे पैपॉन याद कर लें, सिंगर का नाम नहीं है दोस्तों, ये एक और पर्सन है, पैपॉन उनके नाम से है। और वो किसके जो है वो चीफ थे क्रिकेट बोर्ड के, कौन सी कंट्री के, बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके चीफ हैं। और 2020 एशिया कप जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था, जून 2021 में होगा अब वो, ड्यू टू कोविड-19, वो सबको पता है। और ये टूर्नामेंट पहले जो है वो किसी और कंट्री में होना था, लेकिन अब जो है वो जाके कहां पे होगा, श्रीलंका और बांग्लादेश में होगा। पहले ये कहां पे होना था, पाकिस्तान में होना था। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एक तो किसको जो है वो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। दूसरा इसमें किसको रिप्लेस किया है। तीसरी चीज कि एशिया कप जो होना है जून 2021 में, वो कौन सी कंट्री में होना है, श्रीलंका और बांग्लादेश में होगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपने याद रखना है कितने मेंबर्स हैं, 25 जो हैं वो एसोसिएशंस इसके अंदर अटैच्ड हैं, मतलब 25 एसोसिएशंस का ये ग्रुप है। तो इसको आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और गाइस इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हैं, आप इसमें याद रख सकते हो जय शाह का नाम, क्योंकि हमारी जो बीसीसीआई है, याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके सेक्रेटरी भी कौन है, जय शाह हैं। और उसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली जी। तो याद रखना है बीसीसीआई के बारे में भी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर सेकंड टर्म, मतलब जो पहले से हैं उन्हीं को दोबारा से रिपॉइंट किया गया। तो इसमें कोई भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं। अगर बच्चे जो है वो न्यूज को देख रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों में हमने 3-4 बार ऐसी न्यूज को कवर किया है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया है, खास करके ओलंपिक्स में भी जो है उसके बारे में एक बार जिक्र किया था हमने न्यूज के अंदर। तो आप बताएंगे किनको जो है वो दोबारा से इलेक्ट कर लिए, मतलब जो ऑनगोइंग थे, अभी जो चल रहे थे, उन्हीं को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। तो नाम आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हो, कौन सा होगा फटाफट यार, या तो वीडियो को पॉज करके देख लें या 2 सेकंड के अंदर आंसर जो है वो फटाफट चैट बॉक्स में बता दें। यस, बहुत से बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, अजय सिंह होगा। यस, आंसर क्या होगा, अजय सिंह होगा। सेकंड टर्म के लिए वो चुने गए हैं। याद रखना, अपने 3 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट से, मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने मेंबर थे तो सबने इनके पक्ष में जो है वो वोट किया है। तो आप देख सकते हैं उनका फोटो, अजय सिंह री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर याद रखना है कहां पे है, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, वो स्टैटिक क्वेश्चन था, सिर्फ उतना ही याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, जिसका नाम क्या है, गजनवी। तो नाम से पता लग रहा होगा गजनवी जो मिसाइल है वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, और वो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो फटाफट सब बच्चे आंसर जो है वो सोच लें, क्या आंसर जो है वो होगा। यस, आप सबके आंसर की वेट हो रही है। बहुत से बच्चे यार आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, यस, आंसर होना चाहिए इसका पाकिस्तान। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। इसकी रेंज याद रखनी है अपने, रेंज कितनी होगी, 290 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या है, रेंज है। और ये न्यूक्लियर भी और कन्वेंशनल वॉरहेड्स जो पेलोड होगा वो असेस कर सकती है, मतलब इससे जो है वो छोड़ा जा सकता है। और आपने याद रखना है इसी गजनवी मिसाइल को एक और नाम से जाना जाता है, हत्फ-3 के नाम से भी जाना जाता है, हत्फ-3, HATF, या फिर इसको जो है वो गजनवी के नाम से जाना जाएगा। और याद रखना है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन सी है, सरफेस टू सरफेस। तो आप यहां पे देख सकते हैं पाकिस्तान टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। जिस तरह से हमारे पास ब्राह्मोस है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को का, वैसे ही ये क्या है, गजनवी। सेम मिसाइल है, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान काफी जो है वो आप देख रहे हो पिछले 1 महीने के अंदर हमने बहुत सी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल की बात की है। एक हमने बात की थी शाहीन-3 की, वो भी उन्होंने जो है वो उसका टेस्ट फायर किया था, उसकी रेंज ज्यादा थी, वो 2750 किलोमीटर था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है, शाहीन-3। और आप यहां पे देख सकते हो शाहीन-3, उसकी रेंज जो है वो 2750 है। और ये डे और नाइट दोनों मोड में जो है वो काम करती है। और हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको डेवलप किया नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान, लेकिन हमने याद नहीं रखना। और इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और बोथ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कवर करती है। पाकिस्तान के बारे में पता ही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, करेंसी पाकिस्तान रुपी है, कैपिटल इस्लामाबाद है। नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which country topped medals tally in first Asian online shooting championship organized by Kuwait Shooting Federation? एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि जो पहली एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी वो कौन सी कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तो उसका आंसर तो दोस्तों आपको यहां से मिल रहा है, कुवैत।
लेकिन जब मंथली करंट अफेयर करवाऊंगा या वीकली करवाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे, याद रखना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। और फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई कुवैत की तरफ से, और कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा उसका आंसर हमारा प्यारा कौन सा होगा, भारत होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका ईरान नहीं होगा। अगर ईरान सोच रहे हैं तो आंसर क्या होगा उसका, इंडिया होगा। कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने, जीते हैं 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, और 2 मेडल जो हैं वो सिल्वर जीते हैं, और 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज जीते हैं। मतलब कितने हो गए, 5 और 4 9 और 2 11, मतलब टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, इंडिया ने 11 मेडल्स को जीता है। तो आप यहां पे देख सकते हो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि किसने ऑर्गेनाइज किया, कुवैत ने। कहां पे, शेख सबा अल अहमद ओलंपिक शूटिंग कॉम्प्लेक्स कुवैत के अंदर। इंडिया टॉप मेडल टैली एट फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। और इसके बारे में याद रखना है खास करके जो हमारे गोल्ड मेडल विनर्स हैं। तो आप यहां पे देख रहे हो सौरभ चौधरी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है। यहां पे आप एक पर्सन और देख रहे हो दिव्यांश सिंह पनवर, इन्होंने भी 10 मीटर्स एयर राइफल के अंदर जीता है, लेकिन सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है, ये डिफरेंस है। अदरवाइज 4 पर्सन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पनवार, कयान चेन्नई और राजेश्वरी कुमारी। तो एक राजेश्वरी कुमारी वो वोमेन ट्रैप के अंदर उन्होंने जीता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो आप देख सकते हो 24 मेंबर एशियन शूटिंग कॉन्टिजेंट टॉप द मेडल टैली बाय बैगिंग 11 मेडल, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, और टोटल 274 शूटर्स आए थे कितनी कंट्री से, 22 मेंबर कंट्री से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं, तो बहुत ही बड़ा नाम जो है वो यहां पे इंडिया आपको मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने इतनी कंट्रीज में से टॉप किया दोस्तों। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही आगे जो है वो इंडिया निकल रहा है, बहुत ही प्राउड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड कैंसर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो कौन से दिन जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है। मनाने का मतलब है कि हम एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आपने जो है वो मेंटली जो है वो अपने आप को स्टेबल रखना है। अगर आपको पता लग भी जाता है और अगर ये क्योरेबल है तो उसके बारे में भी जागरूक करना है कि अर्ली स्टेज पे हम क्योर भी कर सकते हैं इसको। तो आपने बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा है, आपने जो है सोनाली बेंद्रे को आपने देखा है, आपने जो है वो युवराज सिंह को देखा है। तो बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इस चीज से उभर के आए हैं। मतलब इन चीजों से उभरा जा सकता है अगर अर्ली स्टेज में इसको हम क्या कर लें, डिटेक्ट कर लें। तो गाइस कौन से दिन जो है वो हम लोगों को अवेयर करते हैं इस चीज के बारे में। और आपको पता है कि हमारा 2019 से लेके 2020 तक का जो थीम है, 21 का सॉरी, वहां तक का जो थीम है वो यही है, आई एम एंड आई विल। मतलब मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा भी, मतलब इसके ऊपर मैं काम जो है वो करूंगा, और जो अगर क्योरेबल है तो वो कर सकते हैं। हर बार इसके साथ जो है वो एक नई लाइन अटैच कर देते हैं जो कि हर साल का नया थीम बन जाता है। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, हम मनाते हैं 4 फरवरी को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। बहुत से बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो 4 फरवरी 2021 वर्ल्ड कैंसर डे। आई एम एंड आई विल मैं आपको बता चुका हूं कि ये तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन साथ में थीम चेंज हो जाएगा। साथ वाला थीम टुगेदर ऑल आर एक्शंस मैटर्स, मतलब हमारे एक्शन जो है वो अगर हम यूनिटी से काम करेंगे तो वो जरूर जो है वो कुछ ना कुछ रंग लाएगा, और इस चीज को आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब, और मेन थीम आई एम एंड विल, तो याद रखेंगे इसको। तो यहां पे देख सकते हो आई एम एंड आई विल, और ये 2019 से लेके 21 तक का थीम है। उसके साथ हमने कैप्शन ऐड कर ली, टुगेदर ऑल आर एक्शंस मैटर। और इसमें अवेयर किया जाता है लोगों को कि डरना नहीं है, अपनी मेंटल जो एबिलिटी है उसको स्टेबल करके रखना है, और इसको हम अगर प्रिवेंटेबल है तो जरूर क्योर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन का मतलब है वो क्वेश्चन आपको 90% से ज्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 100% स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन विच कंपनी। तो आपको पता है कि हर साल बजट के अंदर ऐसा रखा जाता है कि हम कुछ पैसा जो है वो बजट का कहां से कवर करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करके। मतलब जिसमें सरकार का कुछ हिस्सा है या पूरी सरकार की कंपनी है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हम बेच देंगे, कोई प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे। तो अब कौन सी कंपनी की बारी आ चुकी है कि उसमें 100% जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसको बेचा जा रहा है। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। अगर आपको टाइम लग रहा है, सोच रहे हो आप आंसर को, तो यार वीडियो को मैं सुजेस्ट करता हूं हमेशा कि वीडियो को पॉज जरूर कर लें। और आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। मतलब यहां पे बात हो रही है सी ऑप्शन की, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। याद रखना है इसमें 100% जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है। और आपने ये भी याद रखना है 2021-22 के अंदर सरकार के टारगेट रखा है कि 1.75 लाख करोड़ रुपीस जो है वो कहां से आएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट से आएंगे। इसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हो, कैबिनेट गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू प्राइवेटाइज राष्ट्रीय इस्पात निगम। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसको विजाग स्टील भी कहा जाता है। तो आप यहां पे भी देख सकते हो हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और इट इज ए कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसको हम विजाग स्टील भी कहा जाता है, इज ए नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और गवर्नमेंट का हर साल का बजट इस बार 2021-22 के बजट के अंदर रखा गया है कि 1.75 लाख करोड़ हम डिसइन्वेस्टमेंट से लेके आएंगे। और नाम याद रखना है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, कौन सी कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, Which organization signed a statement of intent with Atal Innovation Mission to boost the startup ecosystem in the mobility sector? मतलब आने जाने के लिए जो साधन हम यूज करते हैं, चाहे वो रेलवे है चाहे कोई भी है, तो उसके अंदर जो है वो इनोवेशन ज्यादा हो सके, उसमें स्टार्टअप एंटर कर सकें। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है? अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग का है। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर इसका होना चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे बात हो रही है। तो हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देख के देना है, क्योंकि चारों की चारों कंपनीज जो हैं यहां पे आप देख रहे हो वो या तो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है या फिर किससे रिलेटेड है, वो रोड या ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पूना महाराष्ट्र है। याद रखना है हेडक्वार्टर कहां पे? पूना महाराष्ट्र। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया। तो आप यहां पे देख सकते हैं अराई, अराई का मतलब है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने टाई अप किया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का जो है, और मोबिलिटी सेक्टर के अंदर मतलब वो क्या करेंगे? स्टार्टअप्स पैदा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन वो करना चाहते हैं। और गाइस अटल इनोवेशन मिशन के बारे में एक बहुत ही खास बात जो है वो आपने याद रखनी है कि अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन है? रामानन रामनाथन। मेरे ख्याल से नाम बहुत सिंपल है, आप आराम से याद कर सकते हो या ऑप्शन देख के बता सकते हो, रामानन रामनाथन। तो आप यहां पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्टनरशिप का? इंक्लूड्स टू क्रिएट मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज एंड विलेजेस अक्रॉस इंडिया। रूरल लेवल पे भी, अर्बन लेवल पे भी हमने मोबिलिटी को इंप्रूव करना है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन भी आ जाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, सब तरह की चीजें जो इससे रिलेटेड है वो आ जाएगा। और अराई जो है विल यूटिलाइज इट्स प्लेटफॉर्म एंड लेंड इट्स एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड इक्विपमेंट टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स ऑफ द मोबिलिटी सेक्टर। मतलब इसमें अराई का काम क्या होगा? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि वो उन स्टार्टअप्स को जो है वो गाइड करेंगे, एक्सपीरियंस देंगे अपना जो उन्होंने गेन किया हुआ है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको कोई भी मोबिलिटी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम ना आ सके। और द यूजेबिलिटी एंड द कमर्शियल फिजिबिलिटी ऑफ द आइडियाज विल बी गिवन स्पेशल अटेंशन। खास करके उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिसमें बहुत से लोगों को फायदा हो रहा हो। और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बता चुका हूं, रामानन रामनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूट साइंड एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फॉर साइंटिफिक अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रोड्स। फिर से बात किसकी हो रही है? रोड्स की हो रही है। पहले भी बात रोड्स की हो रही थी, लेकिन उसमें जो है वो नए स्टार्टअप्स की बात हो रही थी। इसमें हो रहा है कि वो जो रोड का कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, नई रोड्स के अंदर डिजिटलाइजेशन मतलब नई टेक्निक्स को लेकर आना चाहते हैं। तो नई टेक्निकल जो अप्रोच है वो यार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईआईटी, आईआईएम्स, वो बेहतरी से जो है वो जानते हैं, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज है उनके पास, तो वो गाइड कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड को। तो बाय डिफॉल्ट ये किसके साथ साइन अप किया गया? कौन से आईआईटी के साथ साइन अप किया गया? तो आपने याद रखना है ये साइन अप किया गया है आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहां पे बात हो रही है आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके साथ ये साइन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की बात करें, मतलब हम बात करें नितिन गडकरी जी की, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? नागपुर महाराष्ट्र। तो यहां पे आप देख सकते हो IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज साइंस MOU टू इंक्रीज कॉपरेशन विद द इंस्टीट्यूट्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, ताकि अच्छे से नए आइडिया के थ्रू नई रोड्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज टू अपग्रेड रोड कंस्ट्रक्शन इंडिया थ्रू द साइंटिफिक रिसर्च एंड दिस रिसर्च टेक्निक्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स या नई फैकल्टी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिक्वेस्टेड ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को बुलाया है पूरे इंडिया की, चाहे वो आईआईटीज हैं चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू अपग्रेड स्ट्रेचेस ऑफ नेशनल हाईवेज ऑन द वॉलंटरी बेसिस, ताकि वो वॉलंटरी लेवल पे वो मदद कर सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड, आपको पता है कि कौन है इसके हेड? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है उनकी? नागपुर महाराष्ट्र। याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पता होगा, विजय कुमार सिंह। तो दोनों ही याद रख सकते हैं, विजय कुमार सिंह जी का नाम भी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं, नेपच्यून डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डाल सकते थे, लेकिन इसमें एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन को सोचा जाए आने के चांसेस कम है। लेकिन यार ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है। ज्यादातर लगता है कि प्लैनेट से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है सी फेरर वेलबींग। तो याद रखेंगे, तो नेपच्यून डिक्लेरेशन जो रिलेटेड है वो सी फेरर वेलबींग से है। मतलब जो सी फेरर्स है, जो समुद्र में जाते हैं, तो उन लोगों की वेलबींग के बारे में, उनको एक अच्छा वर्कर स्टेटस मिले, ये जो हमारा MUI है, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से जो है वो क्या किया, दरख्वास्त की है कि आप जो है वो इनको एक अच्छा वर्कर जो है वो क्या करें, डिक्लेयर करें, और इनको की वर्कर्स की लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी ये काफी कंट्रीज को कहा है कि इनको की वर्कर्स की लिस्ट में, मतलब अच्छे वर्कर्स की लिस्ट में इनको शामिल किया जाए। क्योंकि एक जो है वो बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट पास किया गया था, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, कि 2030 तक जो इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर है, उसमें चाहे वर्कर्स हैं, चाहे उनकी कैपेबिलिटी है, चाहे इंस्टीट्यूशंस है, चाहे टेक्नोलॉजी है, उनको किस तरह से हम 2030 तक ग्रो करेंगे उसके बारे में बताया गया। तो उसमें भी इसके ऊपर फोकस किया गया कि जो हमारे सी फेरर्स हैं, जो जाते हैं समुद्र में, तो उनको किस तरह से जो है वो हम अच्छा रख सकते हैं। तो उनके फ्यूचर के बारे में, उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से जो है वो उनकी प्रोटोकॉल्स हैं उसको किस तरह से हमने स्टैंडर्डाइज करना है, और उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के बारे में ध्यान रखना है, खास करके इन पैंडेमिक की सिचुएशन में, क्योंकि वो वहां पे अगर गए हुए हैं तो फंसे रह सकते हैं ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में, इमरजेंसी के केस में, तो किस तरह से उनको टैकल करेंगे। तो आंसर याद रखना है यार, इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपच्यून डिक्लेरेशन और सी फेरर वेलबींग। और मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हो मैरीटाइम बॉडी MUI का मतलब है मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, ने सरकार से रिक्वेस्ट की है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से रिक्वेस्ट की है कि वो नेपच्यून डिक्लेरेशन को क्या करें, लागू करें। मेन उन्होंने 4 मेन एक्शंस का है लेने के लिए। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो ग्लोबल मैरीटाइम फोरम, फोकस किया गया कि सेफ फेरर्स को एक की वर्कर जो है वो डिक्लेयर किया जाए। उसमें की वर्कर जो है वो इंडियन से जो सी फेरर्स हैं उनको कहा गया कि डिक्लेयर करें इसको। ड्यू टू कोविड-19 मेनी सी फेरर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन स्टैंडर्ड वर्किंग अब्रॉड शिप्स बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको पता है कि यार उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायरी हो गया था, फिर भी जो है वो वहां पे फंसे रह गए, काम करके रह गए। तो ये कहा गया था कि यार आप जो है वो काम कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो 4 तरह के मेन एक्शन अप्लाई करने के लिए कहती है, जिसमें उनकी वेलबींग, फिजिकल बिहेवियर और मेंटल बिहेवियर, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और याद रखना है, मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है, क्योंकि 90% ग्लोबल ट्रेड जो है वो उसी से किया जाता है। तो क्योंकि आप इसी से जुड़ सकते हो, अगर किसी कंट्री के पास, जैसे इंडिया है, तो उसके पास कोस्ट लाइन अच्छी खासी है, 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो इंडिया बहुत अच्छे से इसको यूज करता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड विच प्रोग्राम टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडियन इंडस्ट्री। ताकि इंडियन इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सके, तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया, खास करके सब तरह के उद्योग के लिए, जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उनको और बेहतर बना सके, नई इंडस्ट्रीज जो है वो लेके आ सके, तो उसके ऊपर जो है वो काम हो सके। तो इसीलिए ये एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो फटाफट बताएंगे कौन से प्रोग्राम की यहां पे बात हो रही है। यस गाइस, सब बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? उद्योग मंथन होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उन्होंने ये उद्योग मंथन लॉन्च किया। 4 जनवरी को लॉन्च किया, 2 मार्च तक ये चलेगा। और इसमें अभी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, बहुत सी कंपनीज इसमें आगे आ रही हैं, और इसको 2 मार्च को खत्म किया जाएगा। और इसमें मेन फोकस जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मेडिकल डिवाइस कंपनीज हैं, कैमरा कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, इनमें हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, मंथन कर सकें, मतलब बातचीत कर सकें कि किस तरह से हम इनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है। कौन है यूनियन मिनिस्टर? पीयूष गोयल जी। तो आप यहां पे देख सकते हो, 4 वीक का ये इवेंट है, 18 वेबिनार्स होंगे इसमें, मतलब 18 तरह के वेबिनार्स जो हैं वो इसमें किए जाएंगे। और इसमें मेन सेक्टर जो है वो होंगे जहां पे इंडिया जो है वो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेड है, खास करके टॉयज,
फर्नीचर, ड्रोन्स जो हैं वो ऐसे तरह के सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेन यही है कि हमने प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्टिविटी है, हमने उनकी क्वालिटी है उसको इनहेंस करना है। और यूनियन मिनिस्टर आपको पता है पीयूष गोयल। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी शिप मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की तरफ से रिसेंटली एक एंटी शिप मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई है, उसका नाम जो है वो आपने मुझे बताना है कि क्या इसका आंसर जो है वो हो सकता है। तो फटाफट बताएंगे। इंडियन जो हम कह सकते हैं कि एंटी शिप मिसाइल जो है वो इंडियन नेवी का एक प्लेन है, उससे जो है वो दागी गई थी, और उस जो प्लेन का नाम है वो क्या है? एल्यूशन। तो याद रखना है ILYUSHIN, एल्यूशन। तो इस प्लेन से जो है वो इस मिसाइल को दागा गया था और मिसाइल का नाम है कॉम्बैट KH-35E। तो याद कर लें, कॉम्बैट KH-35E। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको याद रखना है। और आप यहां पे देख सकते हो मिसाइल और यहां पे देख सकते हो प्लेन। प्लेन का नाम क्या है? एल्यूशन 38SD। एयरक्राफ्ट ने इसको लॉन्च किया है एंटी शिप मिसाइल को, मतलब ये हर तरह की जो शिप है उसको डुबो सकता है, उसको टारगेट करके जो डुबो सकता है, मतलब ये एयर टू सरफेस मिसाइल होगी, मतलब एयर टू वाटर भी कह सकते हैं, सरफेस भी कह सकते हैं। और जनवरी 2021 में आपको पता है सी विजिल 21 हुई थी, उसमें भी इसका टेस्ट जो है वो किया गया था। और सी विजिल 21 जो है वो हमारे पास, अगर आप कहोगे डिफेंस की जो हमारी 4 ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयर हो गया और कोस्ट गार्ड हो गया, चारों के बीच में की गई। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सबको पता है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट इलेक्शन कमीशन लॉन्च द ई-वॉच ऐप टू रिसीव कंप्लेंट्स रिलेटेड टू पोल रिलेटेड इरेगुलरिटीज? तो यार ये एक नया सिस्टम है, नया लोकल गवर्नमेंट को हम और सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, ई-वॉच ऐप। मतलब ऑनलाइन आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो जो कंप्लेंट्स हैं, खास करके किससे रिलेटेड, जो लोकल गवर्नमेंट की कंप्लेंट्स हैं उसको देख सकते हो, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। और आपको पता है कि इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन करवाता है, लेकिन 2 इलेक्शंस को छोड़ के, एक तो पंचायत को, एक म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, अगर हो रही है तो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो ये कौन सी गवर्नमेंट की जो है वो हम बात करें, तो फटाफट सारे बच्चे बताएंगे कि कौन से गवर्नमेंट की जो है वो बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो याद रखना है बात हो रही है कहां पे? आंध्र प्रदेश की। तो देख सकते हो आंध्र प्रदेश लॉन्चिस ई वॉच ऐप, और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से लॉन्च किया गया। ग्राम पंचायत इलेक्शंस होने हैं वहां पे, तो उसके लिए आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा? 100% ट्रांसपेरेंसी और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और लाइक बूथ कैप्चरिंग इंसिडेंट हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, या कोई भी और तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहां पे शेयर कर सकते हो। और आंध्र प्रदेश दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो स्टार्ट करता है, उसके लिए माना जाता है आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश के आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? वन एंड ओनली जगनमोहन रेड्डी जी, मतलब हम कह सकते हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। तो याद रखना है, नाम क्या है? विश्वाभूषण हरिचंदन। और यार आपने याद रखना है नेशनल पार्क्स, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? 3। यहाँ पे आपको मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, एक आपको मिलेगा पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहां पे क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च किया। स्विच दिल्ली जो कैंपेन है वो किसके लिए उन्होंने लॉन्च किया? किस प्रोजेक्ट या किस चीज को इनहेंस करने के लिए उन्होंने इसको लॉन्च किया है? तो फटाफट बताएंगे किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो यहां पे 4 तरह की ऑप्शंस आपको दिख रही हैं, या फिर नन ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर होगा। और आंसर क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल जो है वो और बढ़ सके, लोग इसके ऊपर जाएं, तो वो इसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, ताकि दिल्ली में पोल्यूशन का जो लेवल है वो क्या हो सके? कम हो सके। तो याद रखना है प्रोग्राम का नाम क्या है? स्विच दिल्ली। तो यहां पे आप देख सकते हो अरविंद केजरीवाल जी, स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। और दिल्ली गवर्नमेंट का टारगेट है कि 25% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितनी टोटल रजिस्ट्रेशन होगी वो 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होनी चाहिए। और याद रखना है स्विच दिल्ली प्रोग्राम, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिफाइड पोर्टल ऑफ
गोबर्धन टू प्रमोट गोबर्धन स्कीम, द स्कीम्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो गोबर्धन यार सबको पता है कि हम बायोफ्यूल के ऊपर फोकस कर सके, हम इन चीजों के ऊपर फोकस कर सके जो नेचुरल है, उससे आपकी खाद जो है वो इंप्रूव हो सकती है, फसल जो है वो इंप्रूव हो सकती है। तो आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर गोबर्धन स्कीम जो है वो काम करेगी। तो ये आपने बताना है। यहां पे आपको ऑप्शंस दिख रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात हो रही है, एग्रीकल्चर, होम या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो आंसर यार बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो भी चाहे वो एनिमल सॉलिड वेस्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं एज ए खाद की तरह। तो वो जो है वो उसका फेज 2 भी जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया था सरकार की तरफ से। और इस स्कीम के बारे में दोस्तों आपने याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो आप देख सकते हो गोबर्धन स्कीम। तो अनाउंस किया गया था इस स्कीम को 2018 में, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। पर्पस क्या है, टू इंश्योर क्लीनिनेस इन द विलेज बाय कन्वर्टिंग बायो वेस्ट इंक्लूडिंग, चाहे वो कैटल वेस्ट है, चाहे किचन लेफ्ट ओवर्स है, चाहे क्रॉप रेजिड्यू है, कुछ भी जो वेस्ट है उसको हम किसी तरह से खाद में कन्वर्ट करके हम उसको और भी बेहतर बना सकते हैं, और इससे जो लाइफ है रूरल लेवल पे वो इंप्रूव हो सकती है। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले एमसी अमेंड्स 1% कंपनीज रूल। तो एमसीए का दोस्तों यहां पे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उन्होंने वन कंपनी, अगर कोई एक बंदा जो है वो कंपनी को चला रहा है, अगर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए कुछ रूल्स जो हैं वो अमेंड किए हैं। तो कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपने कुछ याद रखना है, कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें चीज आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ भी याद रखने वाला नहीं, बस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। कहां से है, राज्यसभा से मेंबर है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट होगी, कर्नाटका स्टेट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हैकथन एंड साइबर चैलेंज 2020-21 लॉन्च्ड। इस हैकथन के अंदर जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो है वो उनकी एसेसिबिलिटी, उनके एनालिसिस को और भी ज़्यादा जो है वो हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए इस हैकथन को लॉन्च किया गया था। और इसमें एक चैलेंज भी रखा गया था मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसेसिबिलिटी पुलिस की जो है वो इंक्रीज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट, आरबीआई इशूड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस टू सिलेक्ट एनबीएफसीज एंड यूसीबीज, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आप यहां पे देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। रिसेंटली उन्होंने एचडीएफसी के लिए भी दी थी और भी बैंक्स के लिए दी थी, लेकिन ये इंटरनल ऑडिट किस तरह से हो सकती है, क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, तो ये उन्होंने यहां पे बताई हुई है। तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीजेस गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हेल्थ पॉलिसी। मतलब उन्होंने बताया कि यार हर पॉलिसी के अंदर जो है वो हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें होनी चाहिए, खास करके वो डिजीजेज जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, मतलब काटने से जो है वो इन्फेक्शन बढ़ सकती है। मतलब अगर कोई लाइक मॉस्किटो काट लेता है ना, कोई अगर ब्लैक फ्लाइज कुछ काट लेती हैं, तो इसका मतलब आपको क्या हो सकता है, वहां पे बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज की हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे में आपको बता चुका हूं 4 फेब पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल को टेस्ट किया है। रिसेंटली उन्होंने शाहीन 3 को भी जो है वो टेस्ट किया था। तो दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारा 4 फेब 2021 के क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन था हमारे पास ब्लैक सॉइल जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो आंसर जो है वो बहुत सिंपल था, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को 2 बार कर चुके हैं। तो इसको रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सी स्टेट में इसको पाया जाता है। तो मेन स्टेट जो है वो कौन सी है, महाराष्ट्र है, या फिर आप गुजरात भी लिख सकते हैं, या महाराष्ट्र के आसपास की जो स्टेट्स हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात मेन स्टेट है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। इसमें कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी थी। नेक्स्ट था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 के अंदर, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे की गई थी, विच वर्ड वाज एडेड टू इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के अंदर आपको पता है कि 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड हुए थे। वो 3 वर्ड्स में से आपने इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो ऐड किया गया था। लेकिन सब बच्चों ने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं आपके आंसर्स को इवेल्युएट करता हूं और मुझे डेली स्टूडेंट्स के नाम भी जो है वो याद होने लग गए हैं। तो मैं अगली बार से एक नाम जो है वो जरूर लिया करूंगा जिन्होंने भी जो है वो अच्छा आंसर दिया।
तो गाइस थैंक यू। आप यार अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि हमें जरूरत है आपके 700 प्लस लाइक का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो 2-3 बार हम अचीव कर चुके हैं इस टारगेट को, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मेंटेन करना है हमने। अगर मेंटेन करेंगे तभी जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस आपने बेल बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन ऑन टाइम नहीं मिलता। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहेंगे और इसी तरह से पीडीएफ से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि 90% से भी ज्यादा करंट अफेयर जो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं, यही अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि यहां तक आपने एंड तक जो है वो वीडियो को देखा। और यार लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली आपने नहीं लेना है, लाइफ इज फन। आराम से पढ़ें, घर पे बैठे और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जो है वो आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। और ये मेरा भी विश्वास है कि आपकी मनोकामना इस साल जरूर पूरी होगी। आपका जो भी लक्ष्य है वो इस साल जरूर पूरा होगा और उसमें कुछ योगदान जो है वो अफेयर्स क्लाउड का जरूर रहेगा। थैंक यू गाइस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।